हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 6 और इसके आगे के चैप्टर। तो आ जाते हैं यूनिट 6 पे, दैट इज़ टीचर एंड टीचिंग। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं बिकॉज नथिंग इम्पॉर्टेंट। तो फिर आते हैं हु इज़ अ टीचर। अब टीचर कौन होता है? तो टीचर एक इंडिविजुअल होता है जो सिस्टम ऑफ नॉलेज होती है ना हमारी, उसे इलाबरेट करती है। कोई भी प्रॉब्लम जो आती है टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस में, उसको समझने में जो भी इंडिविजुअल हमारी हेल्प करते हैं उसे हम टीचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब वो एक एक्सपर्ट होते हैं जो सारे नॉलेज के जो भी वेरियस बेसिस होते हैं ना, जिस बेसिस पे नॉलेज खड़ा होता है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है और गाइड करती है ताकि वो हमें सिखा सके। एक प्रॉपर क्लासरूम सिचुएशन में रह के भी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें ट्रेन कर सके, हमें सिखा सके। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ टीचिंग पे कि किस लेवल पे टीच करना है, बच्चे को पढ़ाना है या बड़े को पढ़ाना है। देन उसका लेवल तय होता है, देन उसके अकॉर्डिंग हम नॉलेज अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो सारे में ना ओवरऑल यही है। तो मेन कंसेप्ट पढ़ के चलते हैं बिकॉज इग्नू वाले वैसे भी मेन कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, और अगर टीचर के बारे में आता है तो आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो। तो हम बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग पे। तो टीचिंग, अब टीचिंग एक ऐसा है ना, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक टीचर जो होता है वो बच्चों को पढ़ाता है। एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हो उसे। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म है, और प्रोफेशनलिज्म के साथ ही हम उसे सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके की नॉलेज उसके लिए रिक्वायर्ड है। या फिर जब वो कुछ पढ़ रहा है उसके बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे सॉल्व होगी, किस तरीके से उसे डीपली समझना है, किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को और ज़्यादा एनहांस करनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती है टीचिंग के अंदर में। ठीक है, जो कि एक टीचर समझाता है। फॉर सपोज अगर कोई भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है तो उसका जो तरीका होगा जो एक टीचर बताएगा, तो जिस तरीके से आप उसे सॉल्व कर रहे हो मैथ की प्रॉब्लम को, उसको बोलेंगे वो टीचिंग मेथड। ठीक है, देन आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन पे। अगर हम टीचिंग के साथ कंपेयर करें तो इंस्ट्रक्शन एक वन वे बोल सकते हैं कि जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो वो टू वे होता है। ठीक है, हम सिखाते हैं, हम सवाल पूछते हैं, देन उसको उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, देन सोल्यूशन देते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। बट इंस्ट्रक्शन एक वन वे प्रोसेस है जहाँ पे एक टीचर, या फिर टीचर नहीं, ये दूसरे फील्ड में भी होता है, बट हम चैप्टर क्योंकि टीचर और टीचिंग से है तो इसलिए हम टीचर की एग्जाम्पल लेंगे कि फॉर सपोज एक टीचर कुछ भी अपनी एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अगर वो आपको कुछ भी बता रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, इस तरीके से मैंने हैंडल किया सिचुएशन को, तो दैट इज़ इंस्ट्रक्शन। या फिर अगर वो बोल रहा है कि आपको इतने बजे आना चाहिए, आपको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, या फिर उस किसी भी टाइप का बोल सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो वो आपको सिखाने के लिए बोलते हैं और वन वे होता है। ठीक है, देन आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। अब ट्रेनिंग यूजुअली एक एक्ट ऑफ प्रैक्टिकल है, मतलब एक प्रैक्टिकल एक्ट है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि बहुत सारी थ्योरेटिकल मैटर्स भी उसके अंदर में आते हैं, बट वो प्रैक्टिकल फॉर्म में होते हैं। मतलब थ्योरी हम पढ़ते तो बट प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ना, तो वो चीज़ इसके अंदर में आती है। ठीक है, मतलब हम ये टोटली नहीं बोल सकते कि कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है, बट उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में हम दिखाते हैं। ठीक है, अब इसका मेन फोकस जो होता है ना वो होता है कि हम एक स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग, मतलब जो लर्नर होता है उसको एक स्पेसिफिक टास्क दे, जॉब दे, या फिर कोई भी प्रोफेशंस हो सकता है, उसके बारे में हम उसको ट्रेन कर रहे हैं फुल्ली, मतलब फुल्ली सिखा रहे हैं सारी चीज़ें। फॉर सपोज अगर आप आर्म फोर्स में जाते हो, आर्मी में जाते हो, तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी ना कि आपको एक्सरसाइजेस वगैरह कैसे करनी है, टाइम कैसे होता है उठने का, या फिर जो हमारी मिसाइल्स वगैरह उसको कैसे यूज़ करना, जो वीपन्स वगैरह होते हैं उसको कैसे यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो ट्रेनिंग के अंदर में आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओ शिट, ओके। अब आते हैं टीचर कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है, कि टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहला होता है कंटेंट मास्टरी, कि जिस भी बारे में वो पढ़ा रहे, जो भी सब्जेक्ट वो चूज़ कर रहे हैं, उसको लेके उनके पास जो नॉलेज होती है वो मास्टरी होती है, मतलब उनके पास फुल डिटेल्स नॉलेज होती है। एक आइडियल टीचर उसी को माना जाता है जिसको सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, सारी डीप। इवन अगर कोई सवाल पूछ रहा है सामने से, तो ऐसा नहीं कि वो अटक जाए जस्ट बिकॉज उसने बुकिश लैंग्वेज पढ़ी है, नहीं, उसको पता होना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स। ठीक है, देन द नॉलेज ऑफ पैडागॉजी। ठीक है, ये दूसरा ट्रेट है एक आइडियल टीचर होने का, कि जो उसकी आप बोल सकते हो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है ना किसी भी एकेडमिक स्टडी में, ठीक है, वो इससे डील करता है। मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात नहीं होती, सारे करिकुलम इशूज़ जो होते हैं, या फिर आप थ्योरी नॉलेज बोल सकते हो, जो भी हमारे क्लासरूम्स
वगैरह में होती है, जो स्कूल्स वगैरह में कंडक्ट कराई जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, आप कोई भी जैसे कि लेक्चर वाला या बोले अगर लेक्चर देना है या डेमोन्स्ट्रेशन देना है, कोई भी लर्नर सेंटर्ड मेथड ले लो कि प्रोजेक्ट देना है, असाइनमेंट देना है, कोई भी सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवाने, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है एंड देन इंटरैक्टिव नॉलेज भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है। ओके, देन द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज और ये पेडागॉगी ना बहुत ज़रूरी है कि हर टीचर को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, जो सबसे पहला इमीडिएट किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है वो, देन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव, देन रिमोट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर हम इमीडिएट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जो भी होती है एक फीलिंग ऑफ मतलब एक अचीवमेंट का, आप बोल सकते हो कि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली अचीव कर सके, ये होता है मैंने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। देन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस तरीके से एट द एंड ऑफ ईच डे, मतलब पढ़ाने के दिन के लास्ट में किस तरीके से वो परफॉर्म कर पा रहा है, वो है इंटरमीडिएट। और अगर हम रिमोट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्यूचर में करने के लिए, कि वो फ्यूचर में क्या गोल लेके चलेंगे, क्या बनेंगे, ये आता है रिमोट ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। देन नॉलेज ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम का ऑब्वियसली आपको मतलब पता है कि बहुत सारी जो कंटेंट या एक्टिविटीज़ होती है जो एजुकेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर में कंडक्ट कराई जाती है लोगों के थ्रू, या फिर वहाँ के जो करिकुलम जो भी संभालते हैं उनके थ्रू, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, देन आप सब्जेक्ट वाइज लिस्ट भी ले सकते हो, लाइक सिलेबस हो सकता है, या फिर जो भी आप स्पोर्ट्स वगैरह कंडक्ट करवाते हो, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, तो उसका नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कंटेक्स्ट, जो भी एजुकेशनल कंटेक्स्ट होता है कि पर्पस क्या है टीचिंग का, एक पर्पस होता है हर चीज़ का, राइट। अगर ये सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसका पर्पस क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जानना भी लाइक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए, कि उन्हें पता हो कि उनका पर्पस क्या है एक्चुअल में सिखाने का बच्चों को, दैट इज़ बच्चों की फ्यूचर को बिल्ड करना, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एक क्रिएटिव माइंडसेट प्रोवाइड करना, ताकि वो हर प्रॉब्लम का ना अच्छा सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, देन नॉलेज ऑफ लर्नर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, अब जो बच्चे हैं और उनकी क्या मेंटालिटी है, उनकी क्या साइकिक थिंकिंग है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, उनको क्या तरीका से ज़्यादा समझ आता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर को पता होना चाहिए। अगर एक टीचर को पता ही नहीं है कि उसके क्लास में जो स्टूडेंट है, जो वो उससे पढ़ रहे हैं, वो उनकी मेंटालिटी कैसी है, वो कैसे सीखते हैं, तो वो कभी नहीं पढ़ा सकता उसे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंटरपर्सनल, कि दोनों के बीच का जो एक बोलते हैं ना एक रिलेशनशिप जो मेंटेन होती है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप एक लेवल ऑफ इंटरैक्टिव माहौल अगर आप नहीं बनाते हो ना, देन बच्चा नहीं सीख पाएगा, वो आपको एज अ खरूस एंड वैसे ही सोचेगा, और वो सिर्फ आपके डर के लिए पढ़ेगा, इसलिए नहीं कि उसे पढ़ना है, नहीं। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़े, तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, कि आप बच्चों को इंटरैक्ट कर सको। ये स्पेशली फिजिकल में हो सकता है, वैसे तो ऑनलाइन भी पॉसिबल है, बट मैं यहाँ पे जोक मारने नहीं बैठी हूँ, ना ही इतना इंटरैक्ट करने बैठी हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर तुम लोग बोलोगे कि मैम आपने तो इतना लंबा वीडियो कर दिया, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। खैर हम आते हैं इस पर कि इंटरपर्सनल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस लेवल ऑफ फ्रेंडलीनेस दिखानी है। अब ओवर फ्रैंक भी नहीं होना, क्योंकि बच्चे फिर आपको लाइटली लेंगे, तो वो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ टीचिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, टीचिंग स्किल्स, अब सबसे पहला आता है इसके अंदर में प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, जिसके अंदर में आता है सिलेक्शन और लॉजिकल अरेंजमेंट जो होती है, या फिर स्टेटमेंट जो होती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की, चॉइस ऑफ पेपर, टीचिंग एड्स, ये बोल सकते हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शनल स्किल्स की बात करते हैं तो जो भी इंट्रोड्यूस करना लेसन को, इलस्ट्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, रीइंफोर्स करना, उसको लागू करना जिसे बोलते हैं, या फिर बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना, क्वेश्चन करना प्रॉब्लम के बारे में, या फिर उसको सल्यूशन देना, उस साइलेंस का यूज़ किस तरीके से करना है। जैसे होता है ना कि अगर टीचर एकदम से शांत हो जाए और घूरने लग जाए, तो हमें पता होता है कि अभी हमें शांत हो जाना है, राइट। तो ये साइलेंस को किस तरीके से यूज़ करना है, क्लोजर को किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी इसके अंदर में आती है। देन पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल में आ जाता है इवैल्यूएशन, आपकी प्लानिंग की जो भी मेजर्स होती है, या होम असाइनमेंट जो भी हम देते हैं ना बच्चों को, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, देन आ जाता है टीचिंग कॉम्पिटेंसी पे। अब जब
टीचर जो होता है वो पढ़ाता है, ठीक है, तो एक चीज़ उनके माइंड में होती है, वो है गोल्स और ऑब्जेक्टिव, कि वो गोल्स किस गोल या किस पर्पस से वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जो गोल होता है ना, वो एक जनरल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बच्चों के अंदर वो कॉम्पिटेंसी लाना भी बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंसी मतलब कि उनका जो कॉम्पिटिटिव माइंड आ सके, कि मेरे को बेटर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। जब सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, तो वो ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे पढ़ाई को, ज़्यादा फोकस कर पाएंगे उस चीज़ में पूरे इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ें स्ट्रेंथन करनी है अपनी ओर से, ठीक है। तो ये डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सीख सके बेटर, वो उस चीज़ में इंटरेस्ट ला सके। बिकॉज कई सारे होते हैं ना जो ऐसे ही पढ़ रहे होते कि डिग्री ले लेंगे, ख़त्म हो गया, नहीं, उसको इसलिए पढ़ो क्योंकि वहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, एक कॉम्पिटेंसी खुद के माइंड में लेके आओ कि आप बेटर सीख पा रहे हो, आप बेटर एनालाइज कर पा रहे हो चीज़ों को। बिकॉज आप जितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, आप जितना ज़्यादा कोई भी बुक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सब सिलेबस पढ़ना होता है, इवन नॉवेल्स वगैरह जो होती है, जो भी बहुत सारे जर्नल्स वगैरह होते हैं, वो सब भी पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन पुटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल टर्म्स, कि जो भी ऑब्जेक्टिव है आपके पढ़ाने का, ठीक है, उसको बिहेवियर में लागू करना बहुत ज़रूरी है, कि आप उस तरीके से बिहेवियर सिखा भी रहे हो एंड देन रख भी रहे हो, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहे हो, वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट करना सिखा रहे हो, कि किस तरीके से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, किस तरीके से कंपेयर करते हैं दो चीज़ों में, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सारी चीज़ों को लाना, ये सारी चीज़ों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डाइवर्स रोल ऑफ टीचर। तो सबसे पहला रोल है प्लानिंग एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट इंस्ट्रक्शन। अब क्या इंस्ट्रक्शन देना है? इंस्ट्रक्शन तो वन वे प्रोसेस है, राइट, इसमें तो हमें इंटरेक्ट करना नहीं है, हमें बस बताना है। तो जब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि हम प्लान करें, बहुत सारे डिसीजंस बनाएं, उस चीज़ को एनालाइज करें। एज अ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारी चीज़ों को, सारी कैरेक्टरिस्टिक को देखें, सारे पॉइंट्स को देखें, और एनालाइज करने के बाद जब हमें लगे कि हाँ ये 100% एक्यूरेट है, तब हम इंस्ट्रक्शन दें किसी को, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड इज बिल्डिंग ए प्रोडक्टिव लर्निंग क्लाइमेट एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट, कि बच्चों के लिए एक ऐसा क्लाइमेट बनाओ जो कि प्रोडक्टिव है, कि बच्चे उसमें कुछ सीख पा रहे और कुछ नया सीख पा रहे, वही रटा रटाया चीज़ें नहीं सीख रहे, ठीक है, कुछ बेटरमेंट आ रही है, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, कोई नया नज़रिया मिल रहा है उनको, ये। और मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, कभी बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, कभी कभी तुमसे नहीं हो पाएगा एक मोटिवेशन की तरह काम करती है, बट कभी कभी ओके यू कैन से लाइक, हमेशा में एक बार आपने कभी बोल दिया हो, बट नॉट ऑलवेज। जब आप किसी को हमेशा बोलते हो ना, तो वो मान लेता है कि वो उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को मोटिवेट करो, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। अब टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट आना। जो मैंने बोला था ना कि ओवर फ्रैंक नहीं होना, ये भी इसके अंदर में आ जाएगा, कि अगर आप ओवर फ्रैंक होते हो तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चे आपकी बात मानेंगे नहीं, वो आपको थोड़ा लाइटली लेंगे। और अगर आप ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हो तो फिर भी मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर बोल भी दोगे कि चुपचाप शांति से सब पढ़ेंगे, क्या पता कि कोई पढ़ ना रहा हो, अंदर कुछ कर रहा हो, बस वो दिखा नहीं रहा हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेवल मेंटेन करना, वो मैनेजमेंट सीखना कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस कब बात कर रहे हैं बच्चे, कब नहीं कर रहे, किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज करिकुलम ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है कि एक पॉजिटिव क्लाइमेट क्रिएट करना, उस पूरे मतलब उस क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो ताकि वो एक टीचर की इम्पोर्टेंट रोल को दिखा सके, ठीक है। अगर पॉजिटिव क्लाइमेट है तो बच्चे पढ़ना भी चाहेंगे, उनको इंटरेस्ट भी आएगा और वो सीख भी पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो बस सुन रहे हैं, वो सीख भी पाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये आता है करिकुलम ट्रांजैक्शन के अंदर में, सॉरी। देन द नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या हम इवैल्यूएट करते हैं नॉर्मली भी कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम उनसे सवाल पूछें, क्रॉस क्वेश्चन करें, ताकि बच्चे उससे एनालाइज कर सके, वो डीपली समझ सके। अगर आप नहीं करते हो ना, असेस नहीं करते हो टाइम टू टाइम, तो बच्चे ऐसे नॉर्मली ले लेते हैं, उतना नहीं पढ़ते, ठीक है। आप मुझे भी पता है, मैं भी बच्ची मतलब पढ़ती ही थी, राइट। तो ये वाला सीन है कि मतलब हम कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम क्रॉस क्वेश्चन करो, ताकि बच्चे एक तो फोकस करेंगे जब आप पढ़ा रहे हो, और दूसरी चीज़ ये कि वो आप पे मतलब
एनालाइज करेंगे उस क्वेश्चन को कि किस तरीके से जवाब देना, उनको जवाब देना आएगा, उनको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके का आंसर्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर में, ठीक है। देन रोल ऑफ नेशन बिल्डिंग, एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आप जो भी डिफरेंट एरियाज़ होती है लाइफ की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो आप पहले ही सिखा दो, ठीक है। जब आप पहले से उसे बताते हो कि एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन, जब आप जिंदा हो या फिर किसी नेशन में रह रहे हो, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, आपको क्लीन रखना है नेशन, आपको नेशन के लिए बेहतर करना है, जो चीज़ें अच्छी है नेशन के लिए वो सारी, मतलब एक नेशन बिल्डिंग जिसे बोलते हैं ना, कि बेटरमेंट लानी है, कि नेशन के लिए कितना डिवोशन होना चाहिए, आप कितना प्रोग्रेस लेके आ पा रहे हो, ये चीज़ें भी टीचर्स का रोल होता है कि आप टीचर सिखाएं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो एक चीज़ है कि टीचर, इवन जो टीचिंग का जो प्रोसेस होता है और जो लर्निंग होता है, इसके बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है, कि जब भी एक जो टीचिंग का प्रोसेस अगर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अगर बहुत फ्रैंक वे में, नॉर्मल वे में अच्छे से सीख पा रहे, क्रिएटिवली फोकस कर पा रहे, एंड देन उसके बाद उससे जो सीखेंगे ना वो ज़्यादा सीखेंगे। हम जो स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं उनसे जितना सीखते हैं, उससे ज़्यादा हम उनसे सीखते हैं जो थोड़ा हमारे साथ घुल मिल सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सिखा रहे हैं। तो टीचिंग और लर्निंग में इस तरीके से एक कनेक्शन बैठ जाता है, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेंटेन करना, ताकि वो ज़्यादा सीख सके। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब इस वे में ना टीचर अपने लर्नर को हेल्प करते हैं कि वो बेटर वे में एक रिफ्लेक्ट कर सके अपने आप को, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक अपने एक्सपीरियंसेस को उनको बताना, उनको अपना व्यू बताना कि इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आना। अब बच्चों को, मतलब आप एक प्रॉब्लम बताओगे, देन बच्चों को अलाउ करोगे कि वो अपना व्यू बताए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इससे हो गए दो चीज़ें, एक तो वो सीखेंगे, दूसरी चीज़ें उन्हें पता भी चलेगा कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हाँ, आपको ये सब चीज़ें दिख जाएगी स्टेप टू स्टेप, कि पहले एक्शन देना है, देन पीछे देखना है, लुक बैक, फिर अवेयरनेस पे फोकस करना है, आपको अल्टरनेटिव वेज निकालने हैं उसके, देन ट्रायल करनी है। ये सारी चीज़ें में इसके अंदर में आ जाएगी, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म। हम आ जाते हैं यूनिट 7 पे। यूनिट 7 है हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसका भी हम ये स्किप करते हैं, हम आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज इट्स नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसके ऊपर, ताकि आप डीपली समझ सको, ठीक है। तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि इसमें मुझे कुछ खास नहीं लगा, आपको लग रहा है आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो इसलिए हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब लर्निंग एनवायरनमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है फॉर्मल, वर्चुअल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ठीक है, हर तरीके की होती है। सबसे पहला हम आते हैं फॉर्मल लर्निंग पे, ठीक है। अब ये जो लर्निंग होता है ना, वो एक डेफिनेट सिलेबस को फॉलो करती है, मतलब एक प्रॉपर सिलेबस होती है, एग्जामिनेशन का सिस्टम होता है प्रॉपर, मतलब हर चीज़ें एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, उसका एक अल्टीमेट गोल होता है। जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, पढ़ना, एग्जामिनेशन लेना, स्पोर्ट्स, वो एक प्रॉपर, एक तो रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, ऊपर से एक उसका अल्टीमेट गोल होता है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे जो आपको दिख जाएंगे, लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कि ये पहले से चलती आ रही है, इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर्ड होती है, पहले एलिमेंट्री एजुकेशन जो बचपन में मिलती है, देन सेकेंडरी, देन हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इस फॉर्म को ये फॉलो करती है, ठीक है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ कैलकुलेटिव एंड प्लान, जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, प्लान करते हैं चीज़ों को कि किस तरीके की कोर्स मटेरियल होनी चाहिए, एनुअल कैलेंडर कैसी होनी चाहिए, और उसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उसके शेड्यूल क्या होंगे, ये सारे आ जाएंगे। देन क्रोनोलॉजिकल, जिसके अंदर में आएगा कि जो भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती है ना, उसको कैलकुलेट करके प्रॉपर प्लान करना, ठीक है। इसका एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में आप नंबर्स, लेटर्स, ये सारी चीज़ें सिखाते हो, क्रोनोलॉजी सिखाते हो, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आप ये देख भी सकते हो यहाँ पे डिटेल्स, ठीक है। देन क्लोज एग्जामिनेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो मतलब इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही वैसे तो बताया गया था, बट हाँ, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट देना जहाँ पे जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस है ना, उसको टाइम से पहले आपने ख़त्म कर लिया, जो भी आपने फॉर सपोज 1 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है, तो उसके पहले आपने ख़त्म कर लिया उसको, मतलब उसको एसेस कर लिया है, ठीक है, एक्सेस यस राइट, सॉरी, मतलब एसेस कर लिया है, ठीक है, उसको पढ़ा दिया बच्चों को, आपने उसका टेस्ट ले लिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन टीचर टीचर्स
फैसिलिटेट्स, मतलब जो टीचर होता है वो पढ़ाता है, फैसिलिटेट करता है एक टीचर मतलब एक लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है, बेटर बनाता है, स्मूथ बनाता है। अब अगर आप फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट के प्रोस एंड कॉन्स पे बात करें तो बेनिफिट्स भी होती है और नुकसान भी होता है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। तो इसका सबसे पहली चीज़ है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज होने की वजह से सारी चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है। सेकेंड, फेस टू फेस लर्निंग होती है, जिससे प्राइम बेनिफिट मिलता है कि डायरेक्टली आप सीख पा रहे हो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके। थर्ड, रेगुलर असेसमेंट होती है, तो आपको लर्निंग की जो आउटकम होती है कि आप जो पढ़ा रहे हो उसकी क्या आउटकम है वो भी चेक हो जाती है। देन द फोर्थ इज ऑथेंटिक पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है कि आपने पास कर लिया है, ठीक है। तो इंटेंशनल ये सारी चीज़ें होती है कि मतलब वो हेल्प करती है कहीं ना कहीं। वही अगर हम कॉन्स की भी बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हर इंडिविजुअल यूनिक होता है और हर किसी का अपना तरीका होता है सीखने का। ज़रूरी नहीं है कि कोई उतने ही टाइम में सीख पाए, उसी पेस के साथ सीख पाए, तो ये एक कॉन्स के अंदर काउंट हो जाएगा क्योंकि उनकी पोटेंशियल अलग अलग होती है, राइट। क्योंकि फॉर्मल में तो हम एक प्रॉपर करिकुलम को फॉलो करते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम में एग्ज़ाम लेंगे, इतने टाइम से इतने टाइम में ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी कॉन्स के अंदर में हो जाएंगे। इवन जो टीचर होते हैं वो अंडर प्रेशर काम कर रही होती है क्योंकि कंप्लीट करना है सिलेबस, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम जोन है उसके लिए, तो इसके वजह से भी हम उतना सिखा नहीं पाते। जैसे कि अभी मैं अगर जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, नोट्स नहीं बना पा रही हूँ। बट अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं बेटर तरीके से पढ़ा सकती थी, राइट। तो ये चीज़ें डिफरेंस आ जाती है, ठीक है, इसके अंदर में। देन आते हैं इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट पे। तो अगर हम बोले कि मदर टंग जो होता है एक इंडिविजुअल सीखता है, ठीक है, या फिर जो भी इंडिविजुअल सीखते हैं ऑब्जर्व करके चीज़ों को लेके, जो जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग नहीं होता, एक स्ट्रक्चर नहीं होता सीखने के लिए, तो ये आ जाता है इनफॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर में, ठीक है। ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपीरियंशियल होता है कि लोगों की एक्सपीरियंस क्या है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सीखते हैं, वो देखते हैं, मेंटरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएगा इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर में, ठीक है। ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, सोशलाइजेशन पे फोकस करती है, और इंसिडेंटल होती है, हम इंसिडेंट्स के बारे में सीख के वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लाइक फॉर सपोज खाना बनाना, जाना कहीं पे, या फिर किस तरीके से चीज़ों को देखना है कि कोई कैसा बिहेव कर रहा है, वो सारी आ जाएंगे उसके अंदर में, ठीक है। अब इसका प्रोस एंड कॉन्स भी देखें तो इसका भी प्रोस के अंदर में आ जाएगा कि इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई टाइम बाउंड नहीं होता, तो आप अपने तरीके से जो आपका मेंटल पावर है आप किस तरीके से सीख पाते हो, सेल्फ डायरेक्टेड मैनर में आप उसको सीख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आ जाएगा प्रोस के अंदर। इसमें आपको ऑब्वियसली कोई टीचर का गाइडेंस नहीं चाहिए होता, आप इंटरनेट के थ्रू सीख सकते हो, आप लोगों को देख के सीख सकते हो, तो ये तो अच्छा है, ठीक है, कि आपको प्रॉपर वो चीज़ें मिल रही है अपने अकॉर्डिंग। बट दूसरी चीज़ ये कि इस दौर में जहाँ पे इंटरनेट का दौर है, यहाँ पे आप जब कुछ भी चीज़ें ऐसे ही सीख रहे हो, खुद से सीख रहे हो, तो वहाँ पे आपको नहीं पता कि कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सही है या नहीं है, तो कई बार लोग भटक भी जाते हैं, वो डिलेमा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्स के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर। अब आते इसके अंदर में ये आता है ना कि जैसे कि फॉर सपोज आप डिस्टेंस लर्निंग का एग्जांपल ले लो, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको कहीं फॉर्मल एक वॉल नहीं चाहिए होता, फिक्स फर्नीचर नहीं चाहिए, एक मैनेजमेंट या लाइव टीचर आपके पास नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक हद तक है, आप थोड़े बहुत फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। फॉर सपोज हम डिस्टेंस लर्निंग में हम क्लास रोज़ नहीं अटेंड करते, राइट, हम रोज़ नहीं जा रहे होते, बट स्टिल हमारा एक करिकुलम होता है जहाँ पे हम थोड़े बहुत फॉलो करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो हमें जाना पड़ता है, हमें देना पड़ता है एग्ज़ाम, तो वो इसके अंदर में आ जाएगा। साफ सीधी बात यही है, ठीक है, कि आप डिस्टेंस लर्निंग को बोल सकते हो नॉन फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, आप लिख सकते हो खुद से भी। हाँ, तो एक चीज़ ये है कि इसमें हमारे पास मतलब इसकी प्रोस में ये आ जाएगी कि एक चीज़ है कि हम अपने पेस के साथ अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर हम रिसर्च करके सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि एग्ज़ाम इसमें मैंडेटरी उतना नहीं होता है, तो इसलिए लर्नर कन्फ्यूजन में रहता है कि उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। ऊपर से फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होने के कारण लोग थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं कि छोड़ो अभी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम दे लेंगे एग्ज़ाम, ठीक है, तो लोग प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। वहीं अगर हम वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोविड-19 के पीरियड में हम देखें तो जो लॉकडाउन का पीरियड था वो सबके
के लिए VLE ही हो चुका था, मतलब वर्चुअल लर्निंग ही हो चुका था, ठीक है। तो सारे फॉर्म ऐसे तरीके से पढ़ रहे थे। तो सिस्टम आपका फॉर्मल है, बट आप एक ऑनलाइन क्लासरूम में हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, एंड देन वहाँ पे पैंडमिक के थ्रू जैसे हुआ था ना, देन आपको सिखाया जा रहा है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर हम इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करना बहुत इजी होता है, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। लाइक जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है उसको छोटे छोटे कंटेंट, छोटे छोटे स्टेप्स में बांट सकते हैं, वीडियो बेस्ड मॉड्यूल्स बना सकते हैं ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव और लंबे समय तक रहे। इवन जो भी टारगेट ऑडियंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स बनाना, कोई एक स्ट्रिक्ट करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं चिपकाना, बट एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें लेके आना, प्रमोट करना लर्नर को कोलैबोरेशन के लिए, बेटरमेंट के लिए, गेम्स का यूज़ करना, कोई भी एक्टिविटीज़ करवाना या एनकरेज करना कि वो फीडबैक दे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएगी, ठीक है। अब इसका अगर प्रोस की बात करें तो ये तो एनहेंस करती है लर्निंग को, ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट करती है, हर तरीके से सपोर्ट करती है, कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर कंटेंट नॉलेज की बात करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इवन लर्नर अपनी एक्टिविटीज़ के साथ अपने असाइनमेंट को अपने तरीके से कर सकता है, अपने पेस के अकॉर्डिंग, कि उसका कितना स्मार्टनेस है उसके अकॉर्डिंग। बट ये सारी एडवांटेज होने के बाद भी बहुत सारी डिसएडवांटेज भी होती है, ठीक है, इसकी, कि आप एक वर्चुअल में होते हो ना, तो यहाँ पे आपको प्रोस एंड कॉन्स का पूरा लिस्ट दिख जाएगा, वो आप देख सकते हो एक बार में, ठीक है। हम आते हैं क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग पे। तो हमने पहले भी पढ़ा था, पॉजिटिव लर्निंग मतलब एक ऐसा जहाँ पे लर्नर जो है उसको थोड़ा कनेक्टेड फील हो रहा है, थोड़ा मोटिवेटेड फील हो रहा है, वो ट्रस्ट कर पा रहा है खुद पे भी एंड इवन अदर्स पे भी, दूसरों पे वो एनकरेज कर पा रहा है, इवन अपने आप से खुद से चैलेंज ले सकता है, रिस्क ले सकता है, बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है, ठीक है। कि जब बच्चा इतना फ्री फील कर पा रहा है कि वो खुद सीखना चाहता है, तो वो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। अब यहाँ पे ये आर्टिकल एक केस स्टडी दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपको एक नॉलेज ही मिलेगी ऑब्वियसली, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। देन हम आते हैं टीचिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आपको ऑब्वियसली पता है कि राइट टू चिल्ड्रन एजुकेशन, जिसको फ्री एंड कंपलसरी किया गया, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो उसके अंदर में ये आता है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचिंग में ये चीज़ें इन्वॉल्व होना चाहिए कि आप किस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हो कि वो सबकी रिस्पेक्ट करे, रैदर वो कोई भी हो, चाहे वो गोरा हो, काला हो, या फिर गरीब हो, अमीर हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, इससे फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। कुछ भी आपके रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे, हर किसी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये टीचिंग की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज अ सोशल पर्सन, कि आप सोशल पर्सन हो, एक ह्यूमन बीइंग सोशल होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसको सिखाना कि सबकी रिस्पेक्ट आपको किस तरीके से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायनेमिक इंटरेक्शन अमोंग मेथड, मीडिया एंड कंटेंट, कि जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हो तो ये एक चीज़ उसमें सीमित नहीं होती, बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने कंटेंट को जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो अलग अलग मेथड से करो, जिस मेथड से लोगों को समझ आ रहा है। और हर सब्जेक्ट की एक अपनी मेथड होती है कि इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। कई सारे रिसर्चल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको रिसर्च के थ्रू हम सिखा सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको लागू करके दिखाना बहुत ज़रूरी है, लाइक केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स की चीज़ें भी। और कई सारी चीज़ें जो नहीं होती प्रैक्टिकली नहीं, वो थ्योरेटिकली, इवन लाइक अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़रूरी है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जाना, वहाँ की स्टोरी दिखाना ताकि वो रिलेट कर सके। तो यही बताया गया कि मेथड, मीडिया और कंटेंट, ये चीज़ें डायनेमिक होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग तरीके की होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, द सिलेबस, ठीक है। अब इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।